साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया जो आपको पढ़ा रही हूँ भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। इसमें मैंने आपको 5 क्लास प्रोवाइड करा दी हैं जिसमें मुझे आपका सहयोग भी मिला है। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए हैं तो मुझे अच्छा लगा देखकर। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सभी क्लासेस को देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको सभी बेस्ट क्वेश्चंस कराए जाएं ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में मदद मिले। उसी के साथ हमारी 4-5 क्लासों में हमने पढ़ा है कि मात्राएं, मात्रक, अदिश राशि, सदिश राशि, विमा, और उसके बाद वेग, त्वरण, विस्थापन ये पढ़ा है। उसके बाद हमने बल पढ़ा है, फिर न्यूटन की गति के नियम पढ़े हैं। उसके बाद आज हम अपनी जो क्लास नंबर 6 है इसमें डिस्कस करेंगे कि दाब क्या है, दाब के बढ़ने या घटने पर क्या क्या परेशानियां होती हैं, वो सब आज हम अपनी क्लास नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दाब क्या है, यानी कि प्रेशर। वॉट इज प्रेशर? प्रेशर है आपका एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। सपोजिट कोई भी जगह है, कोई भी सतह है, कोई भी प्लेन है, यानी कि कोई भी जगह है, कोई भी सतह है, कोई भी प्लेन है। जब सपोजिट हम कर लेते हैं कि हमारा जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उस पर हमने कोई फोर्स किया है, फोर्स लगाया है, तो हम कहेंगे कि उस एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना भी हमने फोर्स लगाया है वो क्या है? हमारा दाब है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल में पर लगने वाला बल, यानी किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आपका दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमें सेकंड ऑप्शन दिया है कि एकांक क्षेत्रफल पर होने वाला कार्य। एकांक क्षेत्रफल पर होने वाला कार्य कभी दाब नहीं होता। दाब का मतलब होता है किसी चीज को प्रेशराइज करना। किसी चीज को जब हम प्रेशराइज करेंगे तो हमें बल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि आपका क्या दाब क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी एक निश्चित एरिया है, एक फिक्स एरिया है, उसमें हम प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो उसी का से तो हमारा दाब बनेगा। तो वही क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपका दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। यानी यूनिट एरिया पर जितना भी हम फोर्स लगाएंगे वो क्या है? आपका दाब है। मतलब दाब होता है आपका अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। उसके बाद है एकांक द्रव्यमान में आयतन। यानी ये गलत लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने पढ़ाया था एकांक आयतन में कुल द्रव्यमान, वो क्या था? आपका घनत्व था। क्या था कि एकांक द्रव्यमान में, एकांक आयतन में कुल द्रव्यमान क्या होता है? आपका घनत्व होता है। लेकिन यहाँ आपको डेफिनेशन दे रखी है कि एकांक द्रव्यमान में आयतन। अगर आपसे घनत्व की परिभाषा पूछे और आपने ये आंसर लगा दिया कि एकांक द्रव्यमान में आयतन, वो कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे सकता है कि एकांक आयतन में द्रव्यमान और एकांक द्रव्यमान में आयतन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि घनत्व की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि एकांक आयतन में कुल द्रव्यमान क्या होता है? आपका घनत्व होता है। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर किसका? दाब का, कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है, यानी व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई का मतलब है यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट से मतलब है कि जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर भी मानी गई हैं। ठीक है, तो हम जब दाब को निकालते हैं तो वो आता है हमारा दाब, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। तो एरिया हमारा 2D होता है, बल होता है हमारा न्यूटन, और एरिया कितना होता है हमारा? मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो हमारा मात्रक क्या हो गया प्रेशर का, यानी दाब का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है, तो स्टैंडर्ड यूनिट हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, लेकिन हम जब इसे इंटरनेशनल लेवल पर यूज करते हैं तो पास्कल के नाम से यूज करते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? पास्कल, यानी पीए भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपरोक्त दोनों क्या हैं आपके एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक किसे कहते हैं? पास्कल है दाब का एसआई मात्रक, लेकिन पास्कल को भी क्या कह सकते हैं हम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया हमारा कोई एरिया ले लिया हमने, कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कह रहा कोई अनुप्रस्थ काट है किसी भी पदार्थ की या किसी भी सतह की कोई अनुप्रस्थ काट ले ली, उसको हमने पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर रख दिया। ठीक है, तो अगर हमने उसको किसके बराबर? पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे भार के बराबर रख दिया, तब उसमें क्या होता है? तब उसमें होता है आपका वायुमंडलीय दाब। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के द्रव में हमने किसको रख दिया? एकांक वर्ग सेंटीमीटर में कोई हमने प्रेशर फिल किया, तो वो क्या आता है हमारा? वायुमंडलीय दाब आता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दाब अभी हमने पढ़ाया है आपको, F/A एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बार क्या है? बार भी एक दाब का मात्रक है। कौन से दाब का मात्रक है आपका? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, जिसमें हमें कहा गया है कि किसी 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काष्ठ वाले 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारे के लिक्विड में जो माने पर भार बराबर होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है खाली दाब का मात्रक जो एकांक क्षेत्रफल पर था वो क्या था आपका? पास्कल था। कि उसके बाद आया कि बार क्या है? बार क्या है? जब हमने वायुमंडलीय दाब पढ़ा है तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है आपका? बार है। ठीक है, तो दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक आपका हो जाएगा बार, और एक बार इक्वल टू होता है आपका 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है? एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल और या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है आपका बार, और सिंपली दाब का मात्रक होता है आपका प्रेशर का पास्कल। इन दोनों का अगर रिलेशन पूछा जाए तो एक बार में आपके 10⁵ पास्कल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब के कम होने पर क्या होता है? जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। जब कभी कभी हम एरोप्लेन में जाते हैं तो हमारे फाउंटेन पेन नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनकी जो इंक होती है, जो स्याही होती है, वो रिसने लग जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर हमारा वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। इसी तरीके से पहाड़ियों पर हम कुकर में खाना बनाते हैं तो ज़्यादा सीटी लगाते हैं कंपेरिजन टू, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कम होने पर पहाड़ों में खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसना, स्याही का मतलब है यहाँ पर इंक, जो इंक है, इंक लीकेज होने लगती है, रिसाव होने लगता है पेन से। ठीक है, जब व्यक्ति कोई भी ऊंचाई पर जाएगा तो उसे सांस लेने में कठिनाई होगी। किस वजह से? कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और साथ ही साथ क्या होता है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। हमसे पूछा है लेकिन कि वायुमंडलीय दाब कम होने पर क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। ठीक है, इस वजह से हमारा खाना बनाने में भी पहाड़ियों में कठिनाई होती है, प्रेशर कुकर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
लेकिन जब हम किसी वायुयान में बैठते हैं तो हम फाउंटेन पेन वगैरह ले जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से इंक रिसने लगती है, यानी इंक लीकेज होने लगती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कि अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें कठिनाई होती है सांस लेने में, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। जब हम किसी भी कोई भी पर्वतारोही अगर पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए जाता है तो वो भी अपने लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर क्यों जाता है, क्योंकि जब वायुमंडल की कमी होगी तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन की कमी से हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय दाब को मापा जा सकता है, यानी वायुमंडलीय दाब को हम किस में नाप सकते हैं? सिस्मोग्राफ में हम नापते हैं भूकंप को। किसको? भूकंप को, यानी अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक को। एमीटर में हम ये विद्युत में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्मामीटर में किसको नापते हैं? हम टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है। और इसमें हम किसको मापते हैं? धारा को, करंट को। फिर आया हमारा वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? जब हमें पता है कि सिस्मोग्राफ से भूकंप को नापते हैं, एमीटर से धारा को और थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर सी, कि हम वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? आपका बैरोमीटर में मापते हैं। इसी बैरोमीटर के साइंटिस्ट जो होते हैं कभी कभी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है। किस वजह से कर देते हैं? क्योंकि वो वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? बैरोमीटर में मापते हैं। और बैरोमीटर का अगर पैमाना धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होती है, अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आते हैं। इस तरीके की गणनाएं करते हैं बैरोमीटर के थ्रू, जिससे हमें अपना मौसम पता चलता रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एक का एक नीचे गिरे। बेटा ये ए का एक है, ए का इंक नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको, अगर आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो ए का एक। ए का एक का मतलब होता है अचानक या सडनली। क्या होता है? अचानक या सडनली, ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी जो इसकी वैल्यूज हैं अगर वो सडनली डाउन हो रही हैं तब क्या होगा, ये पूछा गया है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पैमाना जिससे हम अपने मौसम का अनुमान लगाते हैं, वो सडनली पाठ्यांक नीचे गिरता है तो आपका क्या होता है कि आपको आंधी और तूफान आने की संभावना रहती है, यानी आंधी या तूफान आने की संभावना हो जाती है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि वर्षा होने की संभावना हो कब है? वर्षा होने की संभावना आपकी होती है जब जब बैरोमीटर का पाठ्यांक मीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है। कब होती है बारिश होने की संभावना? कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक आपका धीरे धीरे नीचे गिरता है, ठीक है। मौसम साफ रहने की संभावना कब होती है? मौसम साफ रहने की संभावना आपकी होती है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठने पर। ठीक है। आपका हमसे पूछा गया था कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरे तो क्या होगा। एकाएक से मतलब अचानक या सडनली जब साथ डाउन आता है तो क्या होता है? जब होता है आपका आंधी तूफान आने की संभावना। लेकिन साथ ही साथ हमें सेकंड ऑप्शन दिया गया था कि वर्षा होने की संभावना कब होती है। वर्षा होने की संभावना तब होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक आपका धीरे धीरे स्लो स्लो नीचे की तरफ जाए, डाउनवर्ड्स हो, तब क्या होता है आपका
वर्षा होने की संभावना होती है। उसके बाद बोला गया थर्ड ऑप्शन में आपसे कि मौसम साफ होने की संभावना कैसे पता चलती है हमें बैरोमीटर से। तो हमें मौसम साफ होने की संभावना बैरोमीटर से ऐसे पता चलती है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। यानी अगर आंधी तूफान आएंगे तो सडनली डाउनवर्ड, और बरसात आएगी तो स्लोली डाउनवर्ड, और मौसम साफ रहेगा तो स्लोली फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया कि एकाएक नीचे गिरता है, तब क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। यानी कोई लिक्विड लिया हमने, उसे किसी बर्तन में रख लिया। सपोजिट करो हमने ये एक बीकर ले लिया, इसमें हमने पानी ही ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया कि बर्तन की तली का एकांक क्षेत्रफल, यानी इस बॉटम का एरिया, तली का एरिया कितना मान लिया हमने? ए मान लिया, ठीक है। तो उस पर जो हम बल प्रेशराइज करेंगे वो बल, और इस एरिया के सापेक्ष जो होगा एकांक क्षेत्रफल पर जो बल हमने ऊपर से प्रेशराइज किया, तो पानी ऊपर की प्रेशराइज होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका? जब किसी लिक्विड के साथ रिएक्शन है तो क्या कहलाएगा आपका? द्रव का दाब, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका? द्रव का दाब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ठोस का दाब। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कैसा है? करेक्ट आंसर है। सपोजिट हमसे बोला गया कि अणुओं के द्वारा बर्तन की तली पर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, यानी हमारा H2O है, H2O ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं H2 का, बहुत सारे अणु होंगे। जब बहुत सारे अणु हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वो प्रेशराइज बल भी लगाएंगे। जो किसी लिक्विड पर एकांक क्षेत्रफल में जो बल लगाया जाता है वो क्या है आपका? द्रव का दाब है, ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद हम अभी बता दें आपको कि जो द्रव का दाब है वो किसी द्रव के आयतन और आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव में दाब का नियम नहीं है, यानी कि द्रव का जो दाब है वो किन नियमों पर कार्य करता है ये हम बताएंगे आपको। पहला ऑप्शन है हमारा स्थिर द्रव में, यानी कोई हलचल नहीं है, लिक्विड बिल्कुल साइलेंट है। जैसे कि आपने किसी ग्लास में पानी भर के रख दिया तो वो क्या है आपका? अगर आप गिलास को नहीं हिला रहे हैं तो वो स्थिर है, रुका हुआ है, जम हुआ है। तो उसे क्या कहेंगे? उसके क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर मतलब उसके तले पर जो भी बिंदु एकांक क्षेत्रफल पर है, वो बिंदु पर क्या होगा? इक्वल प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा? इक्वल होगा। कैसा प्रेशर होगा बच्चों? इक्वल प्रेशर होगा। इक्वल प्रेशर होगा ऑल पॉइंट्स पर, ठीक है। उसके बाद है स्थिर द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब की दिशा। जब हमारा द्रव जो हमारा लिक्विड है वो स्टेबल है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो भी तो एक ही डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कुछ बल ऊपर की तरफ लग रहा है किसी बर्तन में और कुछ बल नीचे की तरफ लग रहा है। जो ऊपर नीचे की तरफ हम फोर्स लगाएंगे तो वो जो लिक्विड है वो स्थिर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब कोई द्रव स्थिर है और उस पर लगने वाला जो दाब है वो किस में होगा? समान दिशा में होगा। साथ ही साथ अगर क्षैतिज के तल पर जितना भी प्रेशर लगेगा वो इक्वल लगेगा। उसके बाद हमें थर्ड दिया गया कि घनत्व बढ़ने पर दाब बढ़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा दाब है, जो प्रेशर है, वो किस पर डिपेंड करता है? घनत्व पर डिपेंड करता है। जब दाब हमारा घनत्व पर निर्भर है तो अगर घनत्व बढ़ता है तो क्या होगा? दाब भी बढ़ेगा। तो हमसे पूछा गया है कि गैसों में दाब का नियम नहीं है। ये सभी गैस के दाब के नियम हैं, लेकिन जब हमसे पूछ लिया कि नियम नहीं है तो हम कह देंगे कि ये सभी इसके नियम हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है जिससे हम कह दें कि हाँ कोई सा आंसर करेक्ट है। तो ये तीनों विकल्प हैं जो हमारे आपके किसके हैं? दाब के नियम को फॉलो करते हैं। कि विकल्प फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो करते हैं किसको? लॉ ऑफ प्रेशर को, द्रव में दाब के नियम को, ठीक है, फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है आंसर नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास्कल के नियम का कथन नहीं है, यानी पास्कल एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने फिजिक्स में डेवलपमेंट किया, इसीलिए दाब का इन्होंने दाब के ऊपर अध्ययन किया और बताया कि किस किस तरीके से हमारा दाब काम करेगा, इसीलिए दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया कि पास्कल के नियम का कथन नहीं है यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए। मतलब गुरुत्व प्रभाव से मतलब है आपका गुरुत्व केंद्र को, यानी सेंटर को या जी को अगर आप नगण्य मानते हैं तो संतुलन बनाने के लिए प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। यानी किसी भी वस्तु को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए अगर हम किसी उसको गुरुत्व केंद्र को या गुरुत्व प्रभाव को नगण्य मानते हैं तो हमारा जो दाब है वो सभी बिंदुओं पर समान होगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। ये कहता है हमारा पास्कल का पहला नियम। ठीक है, फिर कहता है किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल। कोई ये बर्तन है, इसमें लिक्विड है, उसके साथ इसको हमने ऊपर से बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में। जब हमने ऊपर इस पर ढक्कन लगा दिया और द्रव ने इसे बल लगाया नीचे की तरफ, तो क्या बोल रहा है वो कि सभी दिशाओं में जो परिमाण होगा वो एक समान संचारित होगा। मतलब कह सकते हैं हम कि बल या तो एक डाउन टू फॉरवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, एक ही दिशा में रहेगा। उसके बाद आता है उपयुक्त दोनों। तो हम कहते हैं कि पास्कल के नियम का कथन नहीं है। यहाँ से आप बच्चों नहीं काट लेना, ठीक है, आप लिखना है कि पास्कल के नियम के कथन हैं। तो हमारे दोनों नियम किसके हैं, पास्कल के हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि दिए गए दोनों नियम किसके हैं, पास्कल के हैं। तो पहले में हमसे बोला गया कि जब गुरुत्व प्रभाव नगण्य होगा तो किसी भी द्रव में संतुलन बनाने के लिए एक ही बिंदु पर समान दबाव लगेगा। कोई भी बिंदु है, सभी बिंदुओं पर कैसा दबाव लगेगा, समान। और यदि किसी बंद बर्तन में हम द्रव के किसी भाग पर भी हम बल आरोपित करते हैं तो उसका जो परिमाण होगा वो सभी दिशाओं में कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र नहीं है। तो हम देखते हैं कि पास्कल के नियम पर आधारित कौन सा नहीं है। ठीक है, हमसे पहला बोला गया था कि अगर कहीं गुरुत्व प्रभाव कम है तो दबाव समान रूप से लगेगा। उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये भी पास्कल के नियम पर आधारित है। फिर ये भी पास्कल के नियम पर, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक भी उसके। लेकिन आपने देखा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक थर्मस नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इसमें बर्तन बंद रखते हैं तो हम इसमें प्रेशर नहीं लगा सकते। इसके अंदर तो एक थर्मोफिट लगी होती है जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती, ऊष्मा को बनाए रखती है। तो इसीलिए ये हमारा किसका उदाहरण है, ऊष्मा का उदाहरण है। ठीक है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है आंसर डी। ठीक है बच्चों, कि पास्कल के नियम पर आधारित कौन सा यंत्र नहीं है आपका, हाइड्रोक्लोरिक थर्मस आपका इसका यंत्र नहीं है। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस से तरल में परिवर्तित हो। यानी कि कोई हम सॉलिड ले लें, सपोजिट हम आयरन ही ले लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको पिघलाना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका जहां वो पिघलना शुरू करता है तो वह तापमान क्या कहलाता है, उस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं। एक ऐसी कोई भी एक मेटल ले लें, सपोजिट करो हम गोल्ड ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है सुनार के यहाँ हम जब जाते हैं और कुछ चीज़ बनवाने के लिए उसे अपनी पुरानी चीज़ देते हैं तो वो इस तरीके से पिघलाता है। जिस टाइम वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आता है, सॉलिड स्टेट से किस में आता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया आपने। गोल्ड को किस में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड में। जब वो अपनी स्टेट चेंज करता है, जिस टाइम वो अपनी स्टेट चेंज करेगा वो जो पॉइंट होगा आपका, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में आते टाइम जो उसने स्टेट चेंज की, जो उसका हमारा टेम्परेचर पॉइंट आया वो हमारा कहलाता है आपका क्या,
गलनांक। ठीक है, क्या कहलाता है आपका गलनांक? किसी भी ठोस वस्तु का लिक्विड में, यहाँ पे तरल से मतलब है आपका द्रव यानी कि लिक्विड। क्या होता है आपका द्रव? लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, और ठोस मतलब सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो अगर एक ऐसा तापमान यानी कि टेम्परेचर पॉइंट जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है हमारी, तो वो कहलाता है आपका गलनांक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है आंसर नंबर बी, करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तापमान जिसे कोई वस्तु तरल से वाष्प में परिवर्तित होती है। तरल मतलब द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, और ये होती है हमारी वाष्प मतलब वेपर। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी द्रव है उसकी तीन अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में उस वस्तु के अणु पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में अधिक दूर दूर होते हैं। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और जितने भी हमारे आपके वेपर्स या गैसेस स्टेट में होंगे उन सब का क्या होता है आपका, ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो हमारा पॉइंट क्या कहलाता है आपका? क्वथनांक कहलाता है। क्योंकि जो एक क्रिया होती है किसी भी लिक्विड की गैसेस में चेंज होने की, वो क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, वेपराइजेशन कहलाती है। लेकिन वह टेम्परेचर जिसमें वो, जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर वह चेंज हुई है, वो टेम्परेचर पॉइंट आपका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई भी प्रेशर है उसका गलनांक पर या क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, हमसे बोला गया कि दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ेगा। हम सोच सकते हैं अरे दाब बढ़ने पर गलनांक कैसे, हाँ, दाब बढ़ने पर गलनांक कैसे बढ़ेगा। सपोजिट कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं तो उनका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। जैसे कि आप मोम को गर्म करते हैं तो मोम गर्म करने पर आयतन बढ़ाता है। ठीक है, इसी तरीके से घी है, घी को गर्म करते हैं तो घी का आयतन बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दाब के बढ़ने पर गलनांक बढ़ता है। साथ ही साथ हमसे सेकंड ऑप्शन बोला गया कि जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है और तो दाब बढ़ने पर गलनांक भी घटेगा। कुछ पदार्थ या कुछ मेटल, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं तो उनका आयतन घटता है। जैसे कि जब हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो वेपर्स बन के उड़ने लगता है, उसमें क्या होता है आपका? आयतन घटता है। और जब हम पानी को बर्फ जमाते हैं, आप कभी एक्सपेरिमेंट करना कि किसी बोतल को पूरा पानी से भर के और उसे ढक्कन लगाकर फ्रीजर में रख देना, तो या तो वो बोतल फट जाएगी या जब तक उसकी क्षमता होगी वो तब तक फैल जाएगी। तो क्या होता है कि जो पानी है उसका जमने के साथ साथ तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है, लेकिन गर्म करने पर आयतन घटता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह देंगे कि हाँ, दाब के बढ़ने पर भी गलनांक घट जाता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। तो दाब का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त दोनों प्रभाव पड़ते हैं कि अगर दाब के किसी वस्तु के गर्म करने पर आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ेगा, और किसी वस्तु को यदि गर्म करने पर गलनांक आयतन घटता है तो दाब बढ़ने पर उसका क्या होगा? गलनांक भी क्या होगा? घटेगा। तो इन दोनों को हम बोल देंगे कि हमारे दोनों ऑप्शन ठीक हैं। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कि उपयुक्त दोनों का दाब पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाब का क्वथनांक पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? हमसे बोला गया है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ने पर क्वथनांक घटेगा, दाब घटने पर क्वथनांक घटेगा, उपयुक्त तीनों। तो हम आपसे बोल सकते हैं कि बच्चों हमने भी आपको पढ़ाया था क्वथनांक क्या है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जहां पर कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव पदार्थ वेपर्स में चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है या गैसीय अवस्था में आ जाता है, तो वहाँ क्या होता है आपका, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे बोला गया है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है आपका, बढ़ता है। ठीक है, फिर दाब बढ़ने पर क्वथनांक घटेगा नहीं। फिर यहाँ बोला अगर हमारा दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ रहा है, ये भी सही है, तो साथ के साथ ये भी तो बोल सकता है वो कि दाब घटने पर क्वथनांक घटेगा, तो ये भी सही है। तो हम यहाँ कर देंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को काटकर ऑप्शन नंबर डी में हम कर देते हैं कि ए व सी दोनों। तो हमारा आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कि ए और सी दोनों हमारे क्या है, सही आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना प्यार बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार रहें, क्योंकि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम भी आने वाला है। अब रेलवे कांस्टेबल एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से सिलेक्शन लें, क्योंकि हर परिवार के साथ परिवार की अपने बच्चों के साथ उम्मीद जुड़ी होती है। इसी तरीके से हम भी आपके परिवार की तरह आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।